नमस्कार। आज जो है अपना आगे का क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण का होगा। इसके पीछे का दो चैप्टर वास्तविक संख्या और बहुपद बहुत अच्छे तरीका से बताया गया, समझाया गया है और प्रश्नों को भी हल करवाया गया है। आगे का जो अपना चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस चैप्टर से अगर कहा जाए तो बोर्ड में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर का ये वेटेज रखता है एग्जाम में। तो यहाँ पर है हमने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके आज का जो क्लास होगा इसमें थ्योरी को समझेंगे और फिर कल से जो होगा क्लास, आगे की जो होने वाली है क्लास, उसमें हम लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका आशय क्या, अर्थ क्या होगा समझना है। दो चर कहने का आशय कि चर के संख्या होगा दुगो। अब चर किसको कहते हैं? तो चर जो होता है ना, चर वैसा राशि होता है जो मतलब कहे तो उसका कुछ मान निकल के आए। मतलब कहने का आशय कि सीधा सीधा समझिए ना, एबीसी जो होता है, एबीसीडी का अक्षर, वो सब कथी कहलाता है? चर राशि कहलाता है। एबीसीडी का जो अक्षर होता है उसको चर राशि कहते हैं और अचर कहते हैं गिनती की संख्या को। अब एक से लेकर अनंत तक के जो संख्या होगा, चाहे जो गिनती का संख्या होगा, वो हमारा हो जाएगा अचर राशि। तो यहाँ कह रहा है दो चर, मतलब सबसे पहले ना जो चर के संख्या होगा ना उनमें दूग होगा। अब क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें दूगो चर होगा और अलग अलग लेना है। जिसे हम मान लेते हैं कि एगो चर एक्स होगा और दूसरा होगा वाई। आप ए बी मान सकते हैं, बी सी मान सकते हैं, आपके ऊपर है। और ज्यादातर प्रश्नों में एक्स वाई से ही सॉल्व किया जाता है, तो सभी लोग एक्स वाई ही बताते हैं। हम भी आपको एक्स वाई ही बता रहे हैं। दो चर, वो चर हो जाएगा कौन? एगो एक्स और दूसरा वाई वाले रैखिक समीकरण। अब ये रैखिक क्या होता है, इस रैखिक के बारे में बताइए। तो हमने इसके पीछे का जो चैप्टर पढ़ा है बहुपद, उसमें भली भांति हमने आपको बताया है रैखिक मतलब क्या होता है। रैखिक वो होता है जिसका जो है ना अधिकतम घात उस समीकरण का अधिकतम घात एक होगा। यानी कि इसमें अधिकतम जो होना चाहिए ना घात की संख्या, वो एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना, एक ही होना चाहिए, तब वो कहलाएगा रैखिक समीकरण। समझे? और समीकरण समझ रहे हैं। अगर कोई बहुपद लिखा है और उसके बराबर में अगर हम जीरो दे देते, वो अपना बन जाता है समीकरण। समझे? तो कहने का आशय कि इसका अर्थ हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का कि हम जब प्रश्न बनाएंगे ना तो उसमें चर की संख्या दो गो आएगा। जैसे हम बताएंगे को कि एगो एक्स आएगा, दूसरा वाई आ सकता है, और ऊपर से रैखिक होगा, मतलब वो एक्स वाई का अधिकतम घात एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो वो होगा रैखिक समीकरण। अब इसमें जो है ना आपको समझना है, जैसे वहां पर थ्योरी में पढ़े थे, तो इसका भी एक जो है ना कहने का आशय कि थ्योरी टाइप का कुछ पोर्शन है जिसको जानना ज्यादा जरूरी है। जो है इसका कि सबसे पहले जो है ना इसका भी कुछ व्यापक रूप होता है। पूछ दे कि रैखिक समीकरण का, चाहे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। अब हम अगर एग्जाम्पल में बताए कोई प्रश्न, तो प्रश्न मान लीजिए हम दे रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर में 4। यहाँ ये जो है ना अपना रैखिक हो गया, रैखिक समीकरण। दो गो चर है, एगो एक्स है एगो वाई है, चर है ना। एक और कोनो समीकरण मान लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 8। हमने दो गो समीकरण मान लिया, बता रहे एग्जाम्पल हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल हुआ। अब व्यापक रूप क्या होता है इसका? तो इसका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में 0। अब हम 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसमें समीकरण की संख्या दो होगा, जैसे हम लिखते हैं। दूसरा को इसी के नाम से सूचित करेंगे, लेकिन उसको कहेंगे a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर में 0। ये जो होता है ना इसका व्यापक रूप होता है, ध्यान रखिएगा। रैखिक समीकरण का जो हम ये लिखे, ये क्या होता है? व्यापक रूप होता है। मतलब यहाँ एक, यहाँ दो, क्यों? देखो रैखिक समीकरण में दो समीकरण आएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। तो इसको अगर हम ए का मान मानेंगे तो ये भी अपना ए का ही मान है। तो बताओ ए का मान 2 3 मानने में थोड़ा अजीब लग रहा है, चाहे मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसके लिए हम इस 2 को A1 कहते हैं और इस 3 को कहते हैं A2। समझे? इसके पीछे x था, x है। B1 का मान कौन होगा?
तो B1 का मान ये, और ये हो जाएगा B2 का मान, ये अपना C1 का मान, ये हो जाएगा अपना C2 का मान। आ रहा है समझ में? तो ये होता है इसका व्यापक रूप, जो जानना बहुत जरूरी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये अपना क्या हो जाएगा, व्यापक रूप हो जाएगा। मतलब इस रूप का क्या होगा, समीकरण होगा। समझ में आ रहा है? इस रूप का अपना होगा समीकरण। अब चलते हैं आगे, कुछ बताते हैं उसमें। अब जब हम लोग व्यापक रूप समझ लिए, तो उसके बाद जो है ना, उस रूप का समीकरण होगा, उसका एक फर्मा हो गया वो। अब जब हम समीकरण को हल करते हैं ना, कुछ मान निकालते हैं, तो वो जो है ना 3 प्रकार से परिभाषित होता है। हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो क्वेश्चन होगा ना, उसको 3 प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। उसको जो है ना कि मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जब हम उस समीकरण को हल करते हैं, तो एक जो है हमारा प्रतिच्छेद जो है ना कि रेखा उत्पन्न करता है, प्रतिच्छेद बिंदु उत्पन्न करता है वो समीकरण। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हमने लिखा है एक प्रतिच्छेद, दूसरा लिखा है समांतर, और तीसरा लिखा है संपाती। आशय क्या, चलिए बताते हैं हम। प्रतिच्छेद का पहले अर्थ समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से हल होगा। प्रतिच्छेद कहने का आशय क्या है कि मान लीजिए कि एक रेखा जो है ना, हम यहां से गुजारे, इस प्रकार से रेखा गुजारे, मतलब हमें किसी चीज का मान तब निकलता है जब वो कहीं ना कहीं कटता है, कटान बिंदु हो उसका। हम इसमें ग्राफ सीखेंगे तो वहां पर इसको और अच्छे से समझाएंगे प्रश्न के हिसाब से। समझिए, प्रतिच्छेद रेखा में समीकरण दो चर वाले में दो गो बनता है। तो एक समीकरण से मान लीजिए मेरा ये ग्राफ, मतलब ये जो है रेखा निकला, उसका कुछ कुछ बिंदु आया होगा, उससे ये मतलब रेखा निकला। और दूसरे समीकरण से मान लीजिए कि इस प्रकार से रेखा गुजरा, और दोनों रेखा एक दूसरे को क्या होते हुए दिख रहा है, काटते हुए दिख रहा है। दिख रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। कहाँ काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। यहाँ ये कथी कर रहा है, काट रहा है। मतलब कि प्रतिच्छेद एक दूसरे को कथी करता है, काटते हुए जाता है। समझ, जो है काटते हुए जाता है वो समीकरण। और वो समीकरण जो होगा ना, वो इस प्रकार का अगर ग्राफ बना रहा है, इस प्रकार का अगर जो है रेखा काटते हुए दिखाई दे रहा है, तो उस समीकरण को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद। समझे, ये प्रतिच्छेद है। अब मान लीजिए उसके लिए तो हमें पूरा ग्राफ बनाना होगा। अगर हम ग्राफ नहीं बनाए, ग्राफ नहीं बनाए और बिना प्रश्न को देखे हम जान जाए, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है ना कुछ सूत्र समझ सकते हैं, चाहे कुछ उसका प्रॉपर्टी गुण समझ सकते हैं, वो दिया गया है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो जो होगा ना, वो होगा अपना किस प्रकार से होगा, प्रतिच्छेद रेखा की बात कर रहे हैं, तो वो जो होगा अपना समीकरण A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं, अभी बाबू क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। हमें ध्यान रखना है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो 3 प्रकार से हमें ना आंसर मिलता है। 3 प्रकार से आंसर मिलता है। एक होता आंसर मिलता है जो डायरेक्ट एक्स का वाई का मान निकलता है। एक होता है कि हमारा उसका मान ही नहीं निकलता है एक्स वाई का। एक होता है कि उसका अनंत मान निकलते जाता है, बहुत सारा मान निकलते जाता है। तो उसके लिए जो है हम बता रहे हैं, अगर हमारा एक आंसर निकलेगा ना, एक आंसर निकलेगा, एक जगह प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पर काटते हुए दिख रहा है, तो वो समीकरण अपना प्रतिच्छेद समीकरण कहलाएगा, और उसका इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और पहचानेंगे कैसे, तो वो समीकरण का जो मान होगा ना A1 बट्टा A2 का मान, वो बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 का मान। समझे, मतलब समझाइए इसको बढ़िया से। जी बाबू जरूर समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक समीकरण देते हैं। समीकरण हम लिख दिए 2x प्लस 3y बराबर 8, और फिर लिख देते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12। ये हम क्या करते हैं, समीकरण लिख देते हैं। अब ये समीकरण लिख के कुछ और कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पे 13। समझे, ये समीकरण लिख दिए। अब मतलब क्या कि ये समीकरण को अगर हम हल करेंगे ना, तो उसका हमें एक मान निकल के आएगा। हम देख के बता दिए कैसे, कैसे देखिए इस सूत्र से। यहाँ देखिए, इसको कहते हैं A1 का मान, इसको कहते हैं A2 का मान, इसको कहते हैं B1 का मान, इसको कहते हैं B2 का मान, इसको कहते हैं C1 का मान, इसको कहते हैं C2 का मान। मतलब A1 का मान कितना है, देखो A1 का मान, A1 का मान देखो, A1 का मान यहाँ A1 का मान 2 है,
अब फिर बट्टा है तो बट्टा का चिन्ह दीजिए। A2 का मान कितना है 3 है बाबू। अब देखो B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 2। क्या आप प्रश्न को देख के बताइए, क्या ये प्रश्न में A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के बराबर है? नहीं है। 2 बट्टा 3 है, 3 बट्टा 2 है। मान बराबर नहीं है बाबू। जब मान बराबर नहीं होता है तब हमें पता चलता है कि इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आंसर जो है ना एक निकल के आएगा, एक को निकल के आएगा, एक नहीं, एक को मान, एगो एक्स का मान निकलेगा, एगो वाई का मान निकलेगा। तो ये बराबर नहीं है। ये समीकरण हम देख के बता दिए, किससे? इस सूत्र से। इसमें हम मान रखेंगे और मान रखते हुए अगर हमारा A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेद रेखा होगा और इस प्रकार के ग्राफ बनाएगा। अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम क्लियर हुआ होगा। चलते हैं दूसरा पर चलते हैं। दूसरा है समांतर। अब समांतर मतलब क्या? प्रतिच्छेद मतलब समझना है क्या कि वो एक रेखा इधर से गुजरेगा, दूसरा रेखा इधर से गुजरेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह काटेगा, मात्र एक जगह काटा, इसलिए ऊपर एगो मान। आंसर एक्स का भी एगो मान, वाई का भी एगो मान, समझ। और उसका इस प्रकार के रूप का समीकरण होगा तब भी जानेंगे। और एक और बात अभी ही आपको बता देते हैं, इस प्रतिच्छेद रेखा का अगर पूछ दे कि संगत है कि असंगत, मतलब ये भी प्रश्न में आता है कि पूछ देगा कि बताइए समीकरण जो है ये संगत है कि असंगत, तो कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना है, संगत मतलब जेकर संगत ठीक है, संगत ठीक है। तो जिसका संगत ठीक आदमी के जरूरत रहता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ जीवन में हो जाता है, कुछ ना कुछ उसका जो है ना आगे बढ़ पाता है, कुछ ना कुछ उसका मान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्रतिच्छेद रेखा था, फिर भी अगर एगो मान निकल रहा है ना, तो मान निकल रहा है मतलब एकर संगत ठीक है, आगे बढ़ा, संगत ठीक है। तो इसका मतलब पूछेगा बताइए कि कौन कौन रेखा जो है संगत होता है, तो वो जिसका मान निकलता है। तो ये प्रतिच्छेद है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? इसी को संगत रेखा कहते हैं। संगत है जब कुछ मान निकले। अब देखिए दूसरा है समांतर। ये क्या होता है? अब समांतर कहने का से समझिए, समान अंतर पर एगो रेखा हम ऐसे खींचे और दूसरा रेखा ऐसे ही खींच दिए। अब बताओ ये रेखा इसको काटा, नहीं काटा, नहीं काटा, तो नहीं काटा तो उसका मान नहीं निकलेगा, समझिएगा। अगर रेखा ऊपर से गुजर गया, नीचे से गुजर गया, तू हो बोलू एने चलो, हम वो चलेंगे नहीं, और दूसरा एक दूसरे को कहीं नहीं छुएंगे, कटबे नहीं करेंगे। खुद सोचो, ये आगे बढ़ते चल जाएगा अनंत तक ले, ये आगे बढ़ते चल जाएगा अनंत तक ले, कहीं काटेगा नहीं। जब नहीं काटेगा तो मान नहीं निकलेगा, नहीं काटेगा मान नहीं निकलेगा। तो समांतर है, तो बताइए काटबे नहीं किया, ये तो एक बार काटा है इसलिए कर एगो हल था। यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेद जो होते हैं उसके कितने हल होते हैं? तो एक हल होते हैं, एक हल। इसी को कहते हैं हम लोग अद्वितीय। बाबू ध्यान से समझना, एक हल निकलता है यानी कि अद्वितीय हल होते हैं, मतलब कि इसके समान कोई और दूसरा नहीं होता है, अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद को ही हम लोग कहते हैं क्या? अद्वितीय हल होते हैं इसके, अद्वितीय। दो गो पॉइंट लिखवा, ध्यान रखना है, एगो संगत और दूसरा अद्वितीय होते हैं, समझना है। आगे समांतर, समान अंतर पर है, नहीं काटा तो मान नहीं, और जब नहीं काटा तो तुमको मान नहीं होगा, कुछ मान नहीं निकला, उसका मतलब संगत उसका खराब था, संगत ठीक नहीं था। तो जब संगत ठीक नहीं था तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कथी कि ई हो जाता है बाबू अपना असंगत। क्या हो जाता है? असंगत। संगत ठीक नहीं है, संगत ठीक रहता तो मान निकलता, संगत ठीक नहीं है तो मान नहीं निकला। और बताओ, अब बताइए कि ई एक दूसरे को कभी काटा है? नहीं काटा है। तो जब नहीं काटा तो कोई हल नहीं, कोई मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इसी को हम क्या लिखते हैं दूसरा बात में? कोई हल नहीं होता है, कोई हल जो है क्या होता है? नहीं होता है। क्रॉस मतलब समझिएगा, नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है बाबू। किसका? समांतर का। इस प्रकार का रेखा बनता है, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना, ग्राफ ग्राफ बना दिए, मान लीजिए ग्राफ है, तो एगो रेखा इन्हें से गुजर जाएगा, दूसरा रेखा यही जगह से गुजर जाएगा, तो काटा एक दूसरे को, नहीं काटा तो नहीं काटा, तो कोनो मान इसका नहीं निकलेगा। अब इसको हम देख के कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है ध्यान रखिएगा, वो होगा अपना A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, पर बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के। ध्यान रखना है, मतलब कि A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के। जैसे कुछ बताइए,
तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर, इसी को लिख लेते हैं 8। आगे लिखते हैं 2, इसको लिख देते हैं कुछ और, यहाँ लिख देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 2। अब देखो a1 का मान कितना है, समझिए, a1 का मान 2 और a2 का मान 4। a1 बट्टा a2 बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह दीजिए, b1 का मान 3 और b2 का मान 6। अभी छोड़ दीजिए, बराबर का चिन्ह नहीं दीजिए, अभी ऐसा लिखिए, c1 का मान है 8 और c2 का मान कितना है 2। अब देखिए इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 और 2 चौका 8, ऊपर कुछ नहीं तो 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ कितना 4। देखो ये दोनों मान तो बराबर है, ये 1/2 1/2 और 4 अलग है कि नहीं, मतलब ये दोनों मान बराबर है लेकिन ये मान बराबर नहीं है। a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इस प्रकार के अगर समीकरण बनेगा ना, तो आप उसको कथी कहिएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, और इस प्रकार का उसका मतलब कि ये गुण होगा, प्रॉपर्टी होगा, समझे। और बराबर रेखा गुजरेगा तब, और उसको कौन लिख पाएंगे समीकरण, समांतर रेखा। अब लास्ट जो है अपना बचता है, वो बचता है संपाती। अब संपाती मतलब समझिए क्या होता है संपाती, जिसे कहने का से हम बताते हैं, तो उनके एग्जाम्पल में समझिएगा। मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर है, और ये मार्कर हम इसी पर मतलब यहाँ से चलाना शुरू किए, ये मार्कर था और दूसरा मार्कर हम यहाँ से चलाना शुरू किए, यहाँ से पूरा इस तक ले, यहाँ तक ले आए चलाते चलाते। अब बताइए नीचे वाला मार्कर को ये ऊपर वाला मार्कर हर एक जगह पर काटा है कि नहीं। यहाँ पर वह काटा, एकदम काटते जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा काटते हुए जा रहा है, पूरा काट रहा है। मतलब एक रेखा पर दूसरा रेखा उसी पर चल जाए तो उसको कहते हैं संपाती। मतलब कहने का आशय कि एक रेखा इसे खींचिए और दूसरा रेखा भी, दूसरा समीकरण के रेखा भी इसी पर हो, एक रेखा हो इस पर और दूसरा रेखा भी इसी पर हो, समझे। मतलब कि दोनों रेखा एक लाइन पर हो तो उसको कहते हैं संपाती। अब संपाती है, बताओ एक जगह काट रहा था, यहाँ से काटते गया अनंत बिंदु तक, एक भी रेखा खींच दिए और दूसरा रेखा भी यहीं से हुआ, मतलब हर एक जगह काटते हुए जा रहा है उसको, तो काटते हुए जा रहा है तो इसको लिखते हैं कथी। पहले बताइए इसका बहुत मान हो गया, तो मान है तो कुछ ना कुछ तो संगत होगा। अब जब संगत है तो इसका हल होगा, तो इसका हल अनेक होगा, अनगिनत हल होंगे, समझे। लिखिएगा अनगिनत चाहे अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यानी संपाती जब रेखा होगा तो उसका अनेक हल होंगे, बाबू ध्यान रखना है। और एक रेखा पर ही दूसरा रेखा चल जाएगा तो और संगत भी हो गया। संगत कैसे कहेगा, कुछ ना कुछ मान है तो संगत होगा, संगत ठीक है उसका तो मान है। हल नहीं होगा, मतलब हल नहीं होगा, हल अनंत होगा संपाती में। अब बताइए तो इस समीकरण किस रूप का होगा, तो वो आपका होगा a1 बट्टा a2 बराबर होगा b1 बट्टा b2 अब बराबर होगा c1 बट्टा c2, सभी मान बराबर होगा। प्रतिच्छेद के लिए क्या कहेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। समांतर के लिए a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 पर बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, समझे। और फिर संपाती के लिए सभी बराबर होगा। इसमें बताइए इसमें समीकरण किस रूप का होगा, तो इसमें का जो समीकरण होगा बताते हैं। मान लीजिए उसी को लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8, यहाँ लिखते हैं 4x प्लस 6y बराबर में 16। अब देखिए a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1 का मान 8, c2 का मान 16। काटिए 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 8 दूनी 16। देखो सब मान बराबर है कि ना, यहाँ पर भी 1/2 बराबर, यहाँ पर भी 1/2 अब बराबर यहाँ पर भी 1/2, तो सबे मान अपना क्या हुआ बराबर हो गया। और सब मान बराबर है तो उसका अनेक हल होंगे, संपाती रेखा होगा, असंगत होगा। एक बार रिकॉल कर लीजिए, समीकरण जब हल करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के क्या होता है, मतलब कि आंसर निकलता है, 3 प्रकार का आंसर निकल सकता है, एक प्रतिच्छेदी, दूसरा समांतर और तीसरा संपाती। इसमें कुछ गुण है जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसा होता है जो एक दूसरे को एक बार काटता है, और इस प्रकार का मतलब कि उसका रूप होता है समीकरण का a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, जो हम यहाँ पर समझाए। और ये संगत होगा क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ का मान निकला ना, तो संगत ठीक है तो संगत होगा। और अद्वितीय, अद्वितीय मतलब एक हल होंगे जिसके समान कोई और दूसरा नहीं हो, इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय। मतलब इससे मात्र एक गो हल होगा, एक गो हल,
एगो एक्स का मान निकल के आएगा, एगो वाई का मान निकल के आएगा। समांतर क्या हो, समांतर समान अंतर पर होगा, मतलब कोई माने नहीं होगा, असंगत होगा, कोनो हल नहीं होगा। क्यों? जब रेखा काटवे नहीं करेगा एक दूसरे को तो हल कहां से होगा, हल ही नहीं होगा। और ये a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, इस रूप का होगा समीकरण जो हम यहाँ पर बताएं, फिर संपाति को यहाँ पर बता दिए। बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इससे हम बताते हैं ना 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब जो है ना हम लोग समीकरण हल करने के कुछ विधि को पढ़ेंगे और उसके नाम को सिर्फ जानेंगे, उसके बाद प्रश्नों को जब हल करेंगे ना तो वहां पर उसको समझेंगे। सबसे पहले जो है ना हल करने में अपना सबसे पहले पढ़ना है आपका ग्राफीय विधि। कौन विधि? ग्राफीय विधि। और इसी को हम लोग कहते हैं आलेखीय विधि, चाहे ग्राफ बनाना है। सबसे पहले हम इसी का प्रश्न देंगे और आपसे बता देते हैं ये हर साल 5 नंबर में पूछता है। ग्राफीय विधि इतना महत्वपूर्ण है ये ग्राफीय विधि, हर साल। अगर बहुत आसान है, अगर आप सीख गए ना बनाना तो 5 नंबर फिक्स हो गया आपका, समझे? 5 नंबर फिक्स हो गया। दूसरा कौन सा विधि होता है? दूसरा विधि हम लोग पढ़ते हैं विलोपन विधि। इसी को कहते हैं दूसरा नाम लुप्तीकरण विधि। विलोपन विधि यही हम लोग पढ़ते हैं। विलोपन विधि भी पूछा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र सॉरी इससे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि, और एकदम इजी, इतना इजी बताएंगे कि जितना इजी कोनो बताया ही नहीं होगा। प्रतिस्थापन विधि। और उसके बाद हम लोग जानेंगे विलोपन, विलोपन तो हो गया ना, वज्र गुणन विधि। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। और इन सब विधि से प्रश्न क्या है पूछा जाता है, और ये तब पक्का ही पूछा जाता है ग्राफीय विधि। समझे? प्रश्न को हम लोग इतने प्रकार से हल करना सीखेंगे। ये जो रहा आपका आज का क्लास, थ्योरी का पोर्शन रहा। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, समझे? और आपके लिए जरूरी बात यह है कि अगर आप पीछे का बहुपद और वास्तविक संख्या का क्वेश्चनों को नहीं किया, नहीं मतलब क्लास किया, तो वो कीजिए। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्यादा नहीं है, 4-4 5-5 वीडियो है उसका, और बहुत कम 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिए। और ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच।